नमस्कार। दिल्ली मुंबई हॉटलाइन में आपका स्वागत है। The Delhi Mumbai Hotline. साउथ इंडिया में चुनाव होने वाले हैं केरलम और तमिलनाडु में, तो वहां पर हीरो लोग ऐसे नमस्ते करते हैं यूं ताकि शक्ल दिखती रहे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। मैं कोई साउथ का सिनेमा स्टार तो हूं नहीं, ऐसी हमारी किस्मत कहा, लेकिन बिल्कुल हीरो के माफिक चमकते हुए मुंबई से हमारे साथी सोहित मिश्रा जरूर हैं हमारे साथ। जी नमस्कार दर्शकों, जैसे कि संकेत ने किया आप सभी का हमारे इस नए कार्यक्रम में एपिसोड 5 में बहुत बहुत स्वागत है। हर रविवार दोपहर 12 बजे आप सभी आते हैं और जिस तरह का प्यार आप लोग लगातार देते जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम दोनों की तरफ से। ये जो चर्चाएं हैं ये इसी तरह से जारी रहेंगी और इसके जरिए हमारी कोशिश होगी कि कम से कम समय में अच्छे से जो इनफॉर्मल हम जो सोचते हैं किसी मुद्दे के बारे में उस पर मैं और संकेत बात करें और आपको भी इसमें शामिल कर लें। इसी के लिए इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत की थी और संकेत देखते देखते ये 5वां कार्यक्रम हो चुका है। 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है और लोग जो हैं हर कार्यक्रम में जुड़ते जा रहे हैं, सब्सक्राइब करते जा रहे हैं। आपने अगर अब तक नहीं किया है तो आपके नीचे 2 नाम दिख रहे होंगे। एक तो होगा डबल चेक बाय संकेत उपाध्याय और दूसरा होगा सोहित मिश्रा ऑफिशियल। आप इन दोनों को सब्सक्राइब कर लें तो होगा ये कि रविवार को तो हम साथ में मिलेंगे ही, हफ्ते भर भी आप हम दोनों के YouTube चैनल पर अलग अलग वीडियोस देखते रहेंगे जिसके जरिए आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। संकेत, क्योंकि अभी हमने बात शुरू ही की है तो जल्द से जल्द हमें लगता है कि शुरू भी कर देना चाहिए। एक जो खबर इस हफ्ते बहुत चली है, पिछले हफ्ते भी हमने चुनाव आयोग की खबर को लिया था कि कैसे केरला में उनके एक प्रेस नोट पर कैसे बीजेपी का ठप्पा लग गया था, तब भी सवाल उठे थे। अब नए मामले सामने आए हैं। मामला तो है पुराना 2024 का, लेकिन उसे लेकर नई नई बातें सामने आ रही हैं और हर रोज चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसे लेकर सवाल उठते रहे हैं। संकेत, शायद इसी से हमें शुरू करनी चाहिए। इस पर हम बात करते हैं, जनता जिन्हें नहीं पता उन्हें भी इसकी जानकारी देते हैं और फिर आज के इस दिल्ली मुंबई हॉटलाइन की शुरुआत ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि बीते हफ्ते मैं जिस इंग्लिश न्यूज पोर्टल न्यूज प्लेटफॉर्म से संबंधित हूं, जहां पर आई एम कॉन्ट्रैक्टेड टू डू सम प्रोग्राम्स, वहां पर 2 लोगों का इंटरव्यू करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक हैं पूर्व चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी और दूसरे हैं जाने माने अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर। और ये दोनों लोग एक पैनल डिस्कशन में थे जिसमें पब्लिकली नोन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पोर्टल पर जो दस्तावेज अभी मौजूद हैं, बहुत सवाल उठाए जाते हैं कि वो दस्तावेज कम हो रहे हैं या जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन उतने दस्तावेज जितने मुहैया करा दिए गए हैं, इन लोगों ने उन दस्तावेज को स्टडी किया और उसके गहन अध्ययन के बाद सोहित इन्होंने ये पाया, और वो पैनल डिस्कशन में यही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ था, ये एक पैनल डिस्कशन जिसमें उन्होंने ये पाया कि आंध्र प्रदेश 2024 विधानसभा चुनाव में 6 बजे वोटिंग बंद हो जाने के बाद रात 8 बजे से लेकर के सुबह 2 बजे तक 52 लाख लोगों ने वोट डाला। यह संख्या 11:45 से रात्रि 2 बजे तक 17 लाख वोटर्स की थी। जानकारी यह दी जा रही है कि 3500 बूथ में, पूरे राज्य भर में 3500 बूथ ऐसे थे, इलेक्शन कमीशन ने उस समय बताया, जहां पर लोग बहुत थे और भीड़ उमड़ी हुई थी। इस वजह से यह काउंटिंग चलती रही। इस पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट में परकला प्रभाकर का यह कहना है कि क्योंकि आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं, तो 2 ईवीएम मशीन रखी रहती हैं। उनका यह कहना है कि अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स करें तो आप यह पाएंगे कि 17 लाख लोग, 3500 बूथ, उसमें रात्रि में 12 बजे से 2 बजे के बीच में अगर इतनी भारी संख्या ने वोट डाला है तो पर वोटर
का टर्न अराउंड वोटिंग टाइम 6 सेकंड है। ये उन्होंने कैलकुलेशन बना करके निकाली कि अगर आप संख्या को देखें, इसका मतलब एक आदमी आया, उसने अपने वो भी लगा लिया इंडेलिबल इंक, उसने अपना वो सब चेक भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, और ये पूरा प्रोसेस 20 सेकंड में कंप्लीट किया। फिर उन्होंने बोला कि एक कंपलसरी मैंडेटरी 7 सेकंड का ब्रेक होता है ईवीएम मशीन में, यानी कि आप बटन दबाएंगे तो फिर वीवीपैट गिरेगी, मशीन 7 सेकंड लेती है ईवीएम मशीन रीसेट होने में, कि आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकें। 2 मशीन है तो 7 + 7 14, यानी कि अगर 20 सेकंड पर वोटर अगर टाइम लिया जा रहा है और 14 सेकंड उसमें से मशीनें रीसेट होने में ले रही हैं, तो 6 सेकंड में वोटर वोट डाल करके निकल जा रहा है, बिल्कुल एकदम ठक ठक आउट, इस स्पीड में। तो उनका यह कहना है कि यह जरा कॉमन सेंस के परे है, समझ में नहीं आता। फिर उन्होंने सोहिद एक और बड़ी अच्छी चीज बताई जो हमारे दर्शकों को जाननी बहुत बहुत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन में, ताकि जो लोग 6 बजे या 5 बजे वोटिंग बंद होने से पहले पोलिंग बूथ में आ गए हैं, ताकि वो अपना वोट दे लें, उनको धकिया के बाहर नहीं किया जाता। जो पोलिंग बूथ में आ गए हैं उनको अंदर लाके और उसके बाद दरवाजे पट बंद हो जाते हैं। अब और नए लोग नहीं लिए जाएंगे, लेकिन जो लाइन में लगे हुए हैं वो अपना वोट दे करके जाएंगे। और आप जानते हैं सुहित, क्या आपको ये मालूम था? मुझे तो डॉक्टर कुरैशी ने बताया और मुझे आज पता चला, जैसे ही वो दरवाजा बंद होता है 5 या 6 बजे, उसके बाद एक रोल नंबर असाइन होता है, और लाइन में जो सबसे लास्ट में होता है उसका रोल नंबर 1 होता है। इसका मतलब यह है कि सबसे पीछे जो है वो 1 है। अब 1 के नीचे 0 तो जा नहीं सकते, -1 भी नहीं जा सकते, तो 1 तो 1 ही रहेगा, और फिर ऐसे करके काउंट होता है। ये सारी चीज की जानकारी सीसीटीवी में होगी, वहां मौजूद इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के पास होगी, 5 अंदर 5 बाहर, 3500 बूथ, मतलब टोटल 10 लोग यानी 35,000 लोग। ये सीसीटीवी में होगी ये लंबी लंबी लाइनें जो 2-2 बजे रात तक लाइन लग रही है। सोचिए 6 बजे का आदमी खड़ा खड़ा 2 बजे तक वोट डाल रहा है, तो ये सीसीटीवी में होगा ना। फॉर्म 17C में होगा जो बूथ लेवल पर पंजीकरण होता है, फॉर्म 20 में फाइनल टेबुलेशन में होगा। इन सब लोगों का यह कहना है कि बस ये सारी चीजें जो ऑलरेडी मैकेनिज्म है इलेक्शन कमीशन के सिस्टम में, ये सारी प्रक्रिया है, बस ये चीज अगर पब्लिक डोमेन में डाल दी जाए, दूध का दूध पानी का पानी, लोगों के मुंह हमेशा के लिए बंद। परकला प्रभाकर मुंह में जिप लगा लेंगे, डॉक्टर कुरैशी मुंह में जिप लगा लेंगे। दिक्कत यह हो रही है कि इलेक्शन कमीशन ये सारी जानकारी साझा नहीं करता। उनका यह कहना है कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें क्या बड़ा, तुम्हें क्यों जानना है, 2 साल बाद सो के क्यों जागे हो, पहले क्यों नहीं बोला। तो इन सब लोगों का, ये जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इनका यह कहना है कि एक लोकतंत्र में, एक स्वस्थ लोकतंत्र में सिर्फ एक कैंडिडेट ही लोकतंत्र का प्रहरी हो, ऐसा जरूरी नहीं। सारे लोगों को लोकतंत्र का प्रहरी होना जरूरी है। और अगर किसी के मन में यह डाउट आ रहा है कि 6 सेकंड में वोटिंग कैसे हुई, तो ये जिम्मेदारी बनती है इलेक्शन कमीशन की कि दस्तावेज जारी कीजिए, ताकि अगर आप सच बोल रहे हैं, और मैं अभी भी इलेक्शन कमीशन को मानने को तैयार हूं, ठीक है ना, हम लोग ये मान के चलते हैं हमारा इलेक्शन फ्री एंड फेयर है, तो वो दस्तावेज आ जाएंगे, ये साबित हो जाएगा। पर क्योंकि वो दस्तावेज नहीं आ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों के सवाल शक में परिवर्तित हो जाएं, जो आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के केस में होता हुआ दिख रहा है। सोहित, एक लास्ट बात बोल करके फिर आपके पास आऊंगा। आप जानते हैं शाम को 5 बजे, जब 5 या 5:30 बजे के आसपास, जब 5 या 6 बजे, मैं सॉरी एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं, जब वोटिंग खत्म हुई तो प्रोविजनल नंबर्स आए वोटर परसेंटेज, वो संख्या 68% थी, 68। लेकिन 4 दिन बाद जब फाइनल टेबल आया तो वो संख्या बढ़कर के 82% हो गई। तो इन सारे लोगों का यह कहना है कि एक तो जो डेटा रियल टाइम में आनी चाहिए वो आप 4 दिन बाद क्यों रिलीज कर रहे हैं, और दूसरी चीज, पारदर्शी तरीके से इलेक्शन कमीशन सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी फुटेज सब कुछ डाल दे। इस डिजिटल के युग में
कैसे ये सब दस्तावेज नहीं प्रोवाइड किए जा सकते हैं? मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कैसे नहीं? डिजिटल इंडिया है भाई, यहां सारी चीज एआई कर ले रहा है। डिजिटल फॉर्म में ये सारी चीजें स्टोर होनी चाहिए ताकि आसानी से लोग उसको पढ़ पाए। बस सो इतना था। बिल्कुल। संजय देखिए, हर बार शुरुआत इसी से करते हैं कि चुनाव आयोग पर यह पहली बार आरोप नहीं लगा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब तक जितने बार आरोप लगे हैं चुनाव आयोग की ओर से कभी कोई जवाब नहीं दिया गया है। कई बार सीसीटीवी फुटेजेस मांगे गए तो वो कहते हैं कि आपके भी घर में माताएं हैं और बहनें हैं, क्या उनकी तस्वीरें आप जाने देंगे? ऐसे वाहियात बातें उनकी ओर से कही गई हैं। संकेत, आप भी टीवी में काम कर चुके हैं, मैं भी टीवी में काम कर चुका हूं, और हर बार यह हुआ है और आपने भी कई बार देखा है कि जब शाम को अंत होता है कि ओके द टाइम इज ओवर, तो जो पत्रकार होता है खास तौर का टीवी का, वो किसी वोटिंग बूथ के बाहर जाता है और दिखाता है कि कितने लोग अब मौजूद हैं या फिर अब ईवीएम को सील किया जा रहा है, ऐसे जो भी विजुअल्स होते हैं, क्योंकि विजुअली रिच स्टोरी होती है। अगर आप सोचिए संकेत, रात को 2 बजे तक कहीं पर वाकई वोटिंग होती है तो ये सारी चीजें टीवी पर आई होती, ये सारी चीजों के विजुअल्स अवेलेबल होते जो हर जगह पर साझा किए होते। और आप बताइए ये कौन सा इलेक्शन है? मैंने तो आज तक कोई इलेक्शन नहीं देखा जहां पर रात को 2 बजे तक या रात को 12 बजे तक लोग वोट करते हैं। कई बार यह होता है कि ईवीएम खराब हो जाता है, गर्मी की वजह से, बहुत सारी चीजों की वजह से ईवीएम चलता नहीं है, तो 1 घंटे का एक्सटेंशन उस वाले पोलिंग बूथ को दे दी जाती है और लोग आते जाते हैं। मैंने 6 बजे तक की वोटिंग होती है, मैंने देखा है 6:30 बजे तक, 7 बजे तक भी मैंने देखा है, लेकिन वो लोग 6 बजे से पहले वहां पर पहुंच जाते हैं। अब यहां पर से ही दिक्कत की शुरुआत होती है। जैसे कि आपने कहा, मैंने भी ये डेटा निकाला और दर्शकों को यहां पर यह बताना जरूरी है कि आंध्र प्रदेश को लेकर इतना सवाल भी क्यों उठ रहा है। 175 सीटों में से अगर एनडीए वहां पर 164 सीटें जीत जाती है, इतने बड़े पैमाने पर संकेत, ये महाराष्ट्र में भी हमने देखा था, लोकसभा में जिस तरह के नतीजे आए, 6 महीने बाद विधानसभा में एकदम उलट नतीजा है। वो पाकिस्तान का एक मीम नहीं है, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वैसा हुआ था। बहरहाल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, आपने आंध्र प्रदेश के इलेक्शन कमीशन के सीईओ की बात की, तो कुछ डेटा मैंने निकाला और ये परकला प्रभाकर ने मुझे लगता है कुछ समय पहले द वायर के लिए लिखा भी था। उसमें उन्होंने लिखा, और दर्शकों ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। आंध्र प्रदेश के जो इलेक्शन कमीशन के सीईओ हैं, वो 13 मई 2024 जिस दिन आखिरी वोटिंग हुआ, उस दिन 5 बजे उनकी ओर से एक अनाउंस किया गया कि जो टोटल वोटिंग परसेंटेज है वो है 68.04, और ये कहा गया कि बड़े पैमाने पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर स्टिल वेटिंग आउटसाइड। फिर 8 बजे एक नया प्रेस रिलीज आता है संकेत, और जो 5 बजे 68.04 था, 8 बजे के इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीज में वो डेटा हो जाता है 68.12। फिर रात को 11:45 को एक नया प्रेस रिलीज आता है जिसमें वोटर टर्नआउट हो जाता है 68.12 से बढ़ के 76.50। फिर इसके 4 दिन बाद 17 मई 2024 को आंध्र प्रदेश की ओर से, इलेक्शन कमीशन की ओर से, पोलिंग परसेंटेज को आगे बढ़ाकर बता दिया जाता है 80.66। और आखिर में जो आंध्र प्रदेश इलेक्शन कमीशन के सीईओ हैं, वो जब ट्वीट करते हैं 17 मई को, उनकी ओर से किया जाता है 81.86 परसेंटेज पोलिंग हुआ है, यह बात की जाती है। कहां पर 68.04, कहां पर 81.86%। यह दर्शाता है कि इतने वोटर्स अचानक से बढ़ जाते हैं। अच्छा, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होती है, अगर इतने बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग हो रही है, तो दिन भर भी तो भीड़ नजर आनी चाहिए। उसका भी निकाला गया है कि एक पोलिंग बूथ पर या एक ईवीएम पर संकेत एवरेज नंबर ऑफ वोट्स कास्ट पर घंटे का उन्होंने निकाला, तो सुबह 7 से लेकर शाम को 6 बजे तक एक एवरेज निकाला तो हर घंटे 60.7 वोट, 60 से ज्यादा समझ लीजिए 61 लोग आकर वोट दे रहे थे। लेकिन मिडनाइट में अचानक से हर घंटे 491 लोग हर एक ईवीएम पर जाकर वोटिंग कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि लोग शाम को 5 बजे के बाद वोट करने निकले हैं? और आपने जो बताया कि 11:45 से लेकर 2 बजे तक 4% जो वोटिंग है वो बढ़ जाती है, 17 लाख वोट बढ़ जाते हैं। लेकिन रात 8 बजे से लेकर अगर आप 2 बजे तक देखें, कुल मिलाकर 52 लाख वोटर्स जो हैं वो अचानक से बढ़ गए। और ये 52 लाख क्या छोटा मोटा फिगर है नहीं। मैं आपको बता दूं कि 1% या 2% वोट से पूरी की पूरी सरकार बदल जाती है। आपने इतने बड़े पैमाने पर इतनी चीजें की हैं, और अब जब ये आप पूछेंगे कि इतना समय क्यों लगता है, तो समय लगता है क्योंकि आप सही से डेटा देते नहीं है। फॉर्म 17C जो कैंडिडेट को दिया जाता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं दिया गया संकेत। और मैं महाराष्ट्र का एक उदाहरण लेकर आपको बताता हूं।
महाराष्ट्र में जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुआ था, तब यहाँ पर संगमनेर नामक एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से चुनाव लड़ते हैं बाला साहेब थोरात। मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने इनका बाद में इंटरव्यू किया था। बहुत दिग्गज नेता है। मुझे लगता है 8 या 9 बार वो लगातार जीत कर आए हैं। इस बार अचानक से उनकी हार हुई। अब उन्होंने इसे चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि आप जो वीवीपैट दिखाते हैं, जो मैं वोट करता हूं उसके बाद आप वीवीपैट दिखाते हैं, तो आप मुझे वीवीपैट दीजिएगा, मुझे गिनती करना है। तो उनको उसके बाद संकेत पता चला कि चुनाव आयोग की ओर से जब आप वीवीपैट की मांग करते हैं तो जिस डब्बे में वोटिंग हुई है वो डब्बा आपको नहीं दिया जाता है। आपको 2 या 3 उस समय के जो ईवीएम मशीन होते हैं वो आपके सामने रखे जाते हैं और आपको कहा जाता है आप कोई भी बटन दबाओ और देखो कि वीवीपैट पे वही वाला आंकड़ा आ रहा है या नहीं। उनका कहना है कि मैं अगर नंबर ए दबा रहा हूं, वहां पर ए दिख रहा है, मुझे वो नहीं देखना। मुझे देखना है कि उस समय जो वोटिंग हुई वही वोटिंग वहां पर गिरा है या नहीं, वो मुझे मैच करना है। वो उन्हें करने नहीं दिया गया। अब ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सवाल बार बार उठ रहे हैं संकेत, लेकिन उसे लेकर कोई सही से जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसलिए जो है ये मुद्दा बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। आप एकदम सही कह रहे हैं, बहुत बहुत बड़ा मुद्दा सोहित, आप एकदम सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और अब प्रॉब्लम क्या है कि जब भी इस तरीके की कोई बात कही जाएगी, तथ्यों को रख करके कही जाएगी, तो फिर मोटिव्स देखने शुरू कर दिए जाते हैं कि ये तो है ही हमारे खिलाफ। अरे तो मेरा ये कहना है कि क्या बात फैक्चुअल है, क्या बात तथ्यात्मक है, क्या ये स्ट्रेंजर थिंग्स की याद दिलाता है कि कुछ स्ट्रेंजर थिंग्स हो रहा है? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल याद दिला रहा है। अभी आपने भी पूरा बताया। ये ना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा पचाने में दिक्कत होती है। इतनी ओवर एफिशिएंसी, और वो भी शाम को, रात में वोटिंग खत्म हो जाने के बाद। इसके पीछे मकसद क्या है? परकला प्रभाकर से जब मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा मेरा शक है कि ये वोटिंग हुई ही नहीं है। तो जब वोटिंग ही नहीं हुई है तो सीसीटीवी कहां से देंगे, क्या चीज देंगे? और कोई कैंडिडेट मांगे या ना मांगे, मैं मांग रहा हूं बतौर नागरिक, तो क्या इलेक्शन कमीशन ये सुनिश्चित नहीं करेगा? ऐसे ही डॉक्टर एसवाई कुरैशी का भी कहना है। अच्छा, उन्होंने एक तर्क और दिया ऑफलाइन, और तमाम लोगों से जब बात हुई, इलेक्शन कमीशन ने सूत्रों के हवाले से, क्योंकि सोर्स बहुत खेला जाता है ऐसी खबरों पर, सूत्र एकदम एक्टिव हो जाते हैं, तो सूत्रों के हवाले से सोहित ये बताया गया, कहां थे तुम 2 साल तक? 2 साल में आवाज नहीं उठाई और अब आवाज उठा रहे हो। जो तुम कर रहे हो वो असंवैधानिक है। एक संवैधानिक संस्था के ऊपर इस तरीके से कीचड़ और लांछन उड़ाना, ये असंवैधानिक है। अच्छा, अब ऐसा है साहब, 2 साल का आप टाइम फ्रेम पर इस तरीके की बात कर रहे हैं, है ना सोहित, कि 2 साल पुरानी बात। अरे जिस देश की 2026 की राजनीति में आज तक जवाहरलाल नेहरू जवाब दे रहे हैं, आज तक 70-75 साल में क्या हुआ उसका पूरा कच्चा चिट्ठा और बयाना खोला जा रहा है। ये तो 2 ही साल है साहब। और दूसरी चीज, मेरा ये कहना है कि आज की रेट में, फर्ज कीजिए मिसाल के तौर पर, कोई इलेक्शन मैल प्रैक्टिस यूपीए काल की सामने आ जाती है, कोई दस्तावेज सामने आते हैं जिसमें एक इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस सामने आती है, तो यही रुख होगा क्या? पॉलिटिकली यही रुख होगा कि तब कहां थे और अब कहां हो? तो जब तथ्य प्रस्तुत होंगे आप तभी तो उसको पब्लिक डोमेन में रखेंगे। आप सोच रहे हैं कि कितने दस्तावेज, जब कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी के आरोप लगाए और राहुल गांधी ने 1 नहीं 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो पूरा ट्रॉली भर कागज उनके पास थे। मतलब एक 6 फुटे इंसान से भी लंबे लंबे 2 स्टैक्स। ये मशीन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। और उनका आरोप यह था कि ये जानबूझ के इस तरीके से दिया जाता है कि जाओ ढूंढते रहो, खेलते रहो कागज कीजिए मीटिंग। तो वो हो रहा था। लेकिन भाई ऐसे आप क्रेडिबिलिटी नहीं बना पाएंगे। मैं मानता हूं कि बेवजह शक नहीं करना चाहिए, बट माय पॉइंट इज, आप इतने पाक साफ और पवित्र हो जाइए, इतने पवित्र हो जाइए कि अगर आपके ऊपर लांछन भी लग रहा हो ना, तो जनमानस खड़ा हो जाए कि यार प्लीज कम। मैं नहीं मानता, मेरा मन नहीं मानता। आज की रेट में इसका एकदम विपरीत होता है, एकदम उल्टा। मेरा मन नहीं मान रहा कि जो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है मैं उसका यकीन कर लूं। क्यों? क्योंकि पब्लिक डोमेन में इलेक्शन कमीशन के पोर्टल से निकाले हुए डॉक्यूमेंट्स ये सारी बात बोल रहे हैं। अब ऐसे में
क्यों ना ये सारी चीजें साझा कर दी जाएं। और एक चीज और आपको मैं ये बता दूं, जब परकला प्रभाकर से ये पूछा गया कि 2 साल से कहां थे, तो उन्होंने बोला कि कहां क्या थे, यहीं थे। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर लगातार ज्ञापन पे ज्ञापन दिए चला जा रहा है इलेक्शन कमीशन को अलग अलग चुनाव में। बीजू जनता दल ने 2024 के चुनाव में अपना ज्ञापन दिया हुआ है, लेकिन इन सब चीजों पर इलेक्शन कमीशन से जवाब नहीं आया है इस वक्त। तो ऐसा नहीं है कि कहां थे 2 साल तक, 2 साल से लोग यहीं थे, ये सवाल पूछ रहे थे, बस उसके जवाब नहीं मिल रहे हैं। और लैक ऑफ आंसरेबिलिटी डायरेक्टली ट्रांसलेट्स टू लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो एक ऐसी परिस्थिति जरूर उत्पन्न होगी, जैसे मैंने कहा सोहित, कि सवाल शक में परिवर्तित होंगे। इस वजह से ये सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में आने चाहिए। नहीं, लेकिन संकेत, ये हमेशा से ही रहा है ना। मैंने वही कहा कि इतने बार सवाल पूछे गए, आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, महाराष्ट्र चुनाव से पहले ठीक उसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ आदित्य ठाकरे ने किया, बताया कि कैसे, जो मैंने पिछली बार भी आपको बोला था, बाप की उम्र 50 साल, बेटे की उम्र 55 साल, एक के 40 बेटे हैं और बाप की उम्र ही है 42 साल। ऐसे सारे डॉक्यूमेंट सामने लाए। राज ठाकरे ने बीएमसी के सामने जाकर ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही थप्पे के थप्पे रखे और बताया कि कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है, तब भी कोई जवाब नहीं दिया गया। राहुल गांधी की ओर से उठाया गया, तब भी जवाब नहीं दिया गया। जब संकेत उपाध्याय केरल में इलेक्शन कमीशन की ओर से जो पेपर आता है उसमें बीजेपी का एक स्टैंप लगता है, वो ट्वीट करते हैं, तो उन्हें डराया धमकाया जाता है, केरल पुलिस के थ्रू नोटिस भेजा जाता है और आप कहते हैं कि आप दो समुदायों के बीच में झगड़ा लगाने की बात कर रहे हैं, तब तो आप एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जब आपसे अकाउंटेबिलिटी की मांग की जाती है तब आप नहीं देते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आयोग के लिए आप पैसे खर्च नहीं करते हैं? चुनाव आयोग पे आप इतना पैसा खर्च करते हैं, आप कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन दिस वर्ल्ड, और हमारे इधर तो इलेक्शन को किसी त्योहार से कम नहीं मानते हैं। ऐसे में जब आपके पास पूरे संसाधन है और आपको पता है कि लगातार आप पर आरोप लगते रहे हैं, तो आप इसके सबूत भी तो रख सकते हैं, आप इसका जवाब भी तो दे सकते हैं, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सभी चीजों को गलत भी तो बता सकते हैं। क्या आपने ये नहीं देखा था कि ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर जो है वो लग जाती है अचानक से? आप बंगाल में अचानक से एसआईआर से 60 लाख लोगों को निकाल देते हैं, वो एक अलग मसला है, तब आप इतना एक्टिव होते हैं, आप इतनी बातें करते हैं। दूसरी ओर आप पर जब आरोप लगाया जाता है, आपकी चुप्पी, संकेत जो आपने कहा, चुप्पी जो है उससे कहीं ना कहीं शक जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। और जब YouTube पर हम ऐसे बातें करते हैं तो आप मोनेटाइजेशन रोक देते हैं, आप यहां पर डराते धमकाते हैं, उसकी वजह से हमें चुनाव आयोग को अलग अलग नाम से बुलाना पड़ता है। संकेत, आप भी शायद केचुआ बुलाते थे उन्हें, अलग अलग नाम से, इसलिए तब बुलाना पड़ता है ताकि हम नहीं, वो तो रिपोर्टर्स में ये मजाक चला था, केंद्रीय चुनाव आयोग, तो उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया था केचुआ। हाँ, हम सभी बुलाते थे। हाँ, जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आप आएंगे तो उसको न दी रे कहते हैं। अच्छा, नई दिल्ली रेलवे न दी रेस्टे, ये कहते हैं उसको। तो उस तरीके से उसका नाम केचुआ रख दिया था। केचुआ हो मतलब गया। आप, हाँ, हम क्यों बोलना पड़ा केचुआ? क्योंकि आप सीधा यहाँ पर हमला कर देते थे, मोनेटाइजेशन रुकवा देते थे, रीच रुकवा देते थे। तो जब आप बाकी चीजों में इतने एक्टिव हैं और अगर आपको लग रहा है कि 2 साल बाद ये गलत बोल रहे हैं, आपके पास तो पूरे के पूरी एक स्टाफ मौजूद होगी, मशीनरी मौजूद है, आप तो सरकार में हैं और इंडियन एक्सप्रेस की माने तो टॉप 100 में जो मोस्ट पावरफुल इंडियंस है उसमें हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम शामिल है। उसके बावजूद अगर आप दस्तावेज नहीं दे पाएंगे संकेत, तो सवाल तो उठेंगे, और ऐसे ही सवाल महाराष्ट्र से भी उठ रहे हैं, ऐसे ही सवाल दूसरी जगहों से भी उठ रहे हैं। आपको महाराष्ट्र का वो भी किस्सा याद होगा कि जब गांव वालों ने कहा कि हमें इस पर वोटिंग पर भरोसा नहीं है, हम मॉक पोल करते हैं, तो आपने वहां पर पुलिस को ला दिया और कहा कि सबको अंदर डाल देंगे। तो जब लोग खुद डेमोक्रेसी में अपने विश्वास को वापस लाना चाहते हैं, आप वो नहीं करते हैं, सवाल पूछे तो जवाब नहीं देते हैं, तो लोग करें क्या? और ये कैसे हो सकता है कि केवल कैंडिडेट ही इसकी मांग कर सकता है? ये बात बिल्कुल गलत है संकेत। और मुझे लगता है कि आप और मैं अगर इस देश के नागरिक हैं और हमारे पास हमारे सवाल होते हैं, तो इसका जवाब चुनाव आयोग को इसलिए भी देना है क्योंकि आप जनता को अकाउंटेबल हैं। अगर इलेक्शन को लेकर आपके वोटर्स आपसे सवाल पूछ रहे हैं, वो कितना भी सवाल पूछें, आपको जवाब देना होगा, क्योंकि अगर आप जवाब देंगे तो आपको बाद में करोड़ों रुपया अपने पीआर के लिए खर्च नहीं करना होगा,
जगह जगह पर जाके ईवीएम रख के ये नहीं कहना होगा कि ईवीएम सेफ है, आपको बताना होगा कि कैसे रात को 2 बजे तक वोटिंग हुई, कैसे 4% वोट बढ़ गया, कैसे हर 6 सेकंड में एक वोट आ गए। इसका जवाब आप दीजिए अगर आपके पास है, और अगर नहीं है तो फिर क्या इसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए? पहले से क्या आपको नहीं पता है कि चुनाव आयोग के कमिश्नर कौन होंगे? अब वो 2:1 हो गया है, सरकार के 2 लोग हैं, विपक्ष का 1 आदमी है, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्हें हटा दिया गया है। ऐसे बार बार आरोप लग रहे हैं, और ये तो बड़ा आरोप लगा है। और आपने कुरैशी साहब का बात किया, वो तो खुद इस पोस्ट पर रह चुके हैं। अगर वो फिर भी आकर आरोप लगा रहे हैं तो फिर जहां आग रहता है वहीं पर से तो धुआं आता है, और आप बात नहीं कर रहे हो तो इससे कहीं ना कहीं शक और बढ़ जाएगा। क्या चुनाव आयोग के अधिकारी संकेत ये समझते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर हैं, उनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता है? और क्या 2 साल के अंदर या 1 महीने के अंदर ही सवाल पूछना है? वो भी कर लें अगर आप दस्तावेज दें। आप दस्तावेज भी नहीं देते हैं, और लोग जब दस्तावेज आपके ही खुद के वेबसाइट से निकालकर सवाल पूछे तब भी आप चुप रहते हैं, तो फिर होगा क्या? अकाउंटेबिलिटी कहां पर आएगी संकेत? अब क्या ही बताएं सोहित भाई, हम अपना फर्ज तो बस इतना मानते हैं सोहित की सवाल पूछ सकें, ये हमारा फर्ज है। ना तो सोहित मिश्रा एक्टिविस्ट हैं, ना मैं हूं, ना ही सोहित मिश्रा राजनीतिक दलों और उनकी हार और जीत से इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, ना मैं होता हूं, ठीक है ना। ना सोहित मिश्रा किसी राजनीतिक दल के आईटी सेल के बेनिफिशियरी हैं, ना मैं हूं। तो हमें हमें सोहित सवाल पूछना आता है, बस यही काम करना आता है, वो हम करते रहेंगे। और इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देगा तो जब जब मौका मिलेगा तब तब सवाल पूछेंगे, जब तक जवाब ना मिल जाए। उस हर बैंक से सवाल पूछेंगे जिसके मुंह में दही जमी हुई है, 12 करोड़ अपने अकाउंट होल्डर्स को कुछ नहीं बोल रहा है। लास्ट ट्वीट उसने किया था इंडिया की वर्ल्ड कप की जीत पर। बताइए, ये बैंक है इस देश का सबसे बड़ा। तो ये सवाल पूछना हमारा फर्ज है। ये सवाल पूछने की इस आदत को कोई बदल नहीं पाएगा, इस बात की तो गारंटी है। सोहित के बिहाफ पर मैं गारंटी ले सकता हूं, सोहित को इतने साल से जानता हूं। आइए अब अगले मुद्दे की ओर चलते हैं। और स्पीकिंग ऑफ पॉलिटिकल गारंटी, तो भारत की राजनीति में वफादारी बड़ी ही नॉन गारंटी नुमा होती है, और इसका इस हफ्ते का प्रमाण आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच की बढ़ती दूरियां। देखिए, वो निकाले नहीं गए हैं आम आदमी पार्टी से, और उसके पीछे की वजह यह है कि अगर निकाल दिए जाएंगे तो राज्यसभा के इंडिपेंडेंट सांसद हो जाएंगे वो। लेकिन अगर वो खुद कोई पार्टी बदल लेते हैं, या फिर वो अगर दूसरा कोई पक्ष ले लेते हैं या इस्तीफा दे देते हैं, तो फिर उनका ये पद भी चला जाएगा। ये आपको टेक्निकलिटी जाननी बहुत। इसी वजह से स्वाति मालीवाल अभी भी सांसद है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुल करके बोलती हैं। अब क्या है, सोहित, राघव चड्ढा एंड हिज पॉलिटिक्स एंड हिज रिलेशनशिप विद द पार्टी, वो दरअसल पिछले साल, 1.5 साल से भी नहीं, 2024 से ही एक्चुअली खटास में आ गया। और इसकी शुरुआत हुई मार्च 2024 में, जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए और पूरी आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई, और राघव चड्ढा अपने आईज का ऑपरेशन कराने लंदन चले गए। और उस समय जब सवाल पूछे जा रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेताओं का, यही सौरभ भारद्वाज, मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने इंटरव्यू में ये बोला कि अरविंद केजरीवाल जी के आंख के तारे अपने आंख का इलाज करने गए हैं। आज वही सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि जब पूरी पार्टी सड़क पर थी तो ये भाग गए लंदन। तो वक्त बदल गए, जज्बात और हालात बदल गए, वो थोड़ा सा हो गया है। और वो उसकी शुरुआत मार्च 2024 में ही होनी शुरू हो गई थी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल छूट के आए बेल पर, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और अपना दिखे, दिल्ली का चुनाव हार भी गए। और राघव चड्ढा दरअसल उनके नजरों में चढ़ गए, हत्थे चढ़ गए। और तभी से ये बहुत क्लियर हो गया था कि भाई ये यहां से इनका वो अब शुरू नीचे। राघव चड्ढा अति महत्वाकांक्षी इंसान, हम तो जानते हैं, मीडिया में हम सब परिचित हैं, अपनी पोजीशनिंग और अपने इस सब चीज को लेकर के मीटियोरिक राइज हुई आम आदमी पार्टी में, था बहुत क्लोज।
अरविंद केजरीवाल के बेहद क्लोज। भाई राज्यसभा सांसद बनाया ना अरविंद केजरीवाल ने ही बनाया, एंड ही लिव्ड अप टू दैट रेपुटेशन, उसने वो पोजीशन निभाई अपनी। लेकिन फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल को लगा कि मैं ही दवा भी दूंगा और मैं ही सजा भी दूंगा। तो उसके बाद से बहुत क्लियर हो गया कि अब ये नीचे की ओर जाएंगे। फिर रेलेवेंट रहने के लिए, क्योंकि राघव चड्ढा को बहुत हर समय रेलेवेंट रहना एक नेता के लिए जरूरी है, और एक युवा नेता के लिए और भी जरूरी है। तो चाहे रीलों के माध्यम से, पब्लिक इश्यूज के माध्यम से अपने आप को उन्होंने ज्वलंत बना करके रखा। सिटीजन एमपी का खिताब हासिल हुआ जब वो बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए, एकदम जिसे कहते हैं ना, न्यूज यू कैन यूज, कॉमन मैन इश्यूज, स्ट्रीट इश्यूज, ये वाले मुद्दे वो उठाने लगे। मैं इसको गलत नहीं मानता हूं सोहेल, ऐसी ही पत्रकारिता आपने जीवन भर की है, ऐसी हमने भी की है। तो जब उन्होंने ये मुद्दे उठाने शुरू किए और दैल मिलियन रीलें वायरल होने लगी, तब आम आदमी पार्टी हरकत में आई, और तब उनको लगा कि अब जरा फ्रंट फुट में आकर के इसको सेट करना है। तो डिप्टी लीडर के पद से उनको आउट किया। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो हेड हैं उनको डिप्टी लीडर बनाया गया है, और अब विरोध के स्वर बहुत क्लियरली सामने आ गए हैं। उनकी अपनी पार्टी उनको गद्दार बुला रही है, वो बगावत पर उतर आए हैं, और उन्होंने कहा है मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। आगे क्या होगा, वो आम आदमी पार्टी में ही रहेंगे, वो बीजेपी चले जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर बता सकता हूं, चाहे राघव चड्ढा हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, अरविंद केजरीवाल एम्बिशियस फॉर हिज पॉलिटिकल स्टेक्स, राघव चड्ढा एम्बिशियस फॉर हिज पर्सनल स्टेक्स। तो ये बैठकर हाशिए पर रहने वाली पर्सनैलिटी ये दोनों ही नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। संकेत, ये देखिए, जो राघव चड्ढा की बात है, आप तो दिल्ली में बैठकर देख रहे हैं, ये खबर मुंबई भी बहुत पहले पहुंच गई थी कि राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कांग्रेस में हमने देखा है, शशि थरूर को लेकर लगातार सवाल उठता है कि शशि थरूर रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या होगा, पार्टी बोलती कुछ है, वो कुछ और बोलते हैं। लेकिन इतना जल्दी जो ये फॉल हुआ है कि कल निकाले गए और अगले दिन हम देखते हैं कि वो पुराने वाले संसद के बाहर जाकर सेम अरविंद केजरीवाल के स्टाइल में मेरी क्या गलती हो गई, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, और सेम अरविंद केजरीवाल के स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए कि मैंने तो आपके मुद्दों को उठाया, मैं आपके लिए बात करता हूं। एक ही थान के निकले हुए हैं भाई, और वो समझ में आता है। मतलब आप आंख बंद करके देखें तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये केजरीवाल बोल रहे हैं या राघव चड्ढा बोल रहे हैं, दोनों ने सेम तरीका इस्तेमाल किया है। और मुझे लगता है कि ऐसा ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा मामला खत्म नहीं होता। मैं महाराष्ट्र का एक उदाहरण दे दूं, जब प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना से राज्यसभा में थी और उनका खत्म होने आ रहा था, तब भी ऐसा यहाँ पर भी बातचीत शुरू हो गई थी कि अभी शिवसेना के पास ज्यादा ताकत नहीं बची हुई है, प्रियंका चतुर्वेदी आप समाजवादी पार्टी के करीब जा रहे हैं क्योंकि शिवसेना यूबीटी के लोग उन्हें ज्यादा पावर नहीं दे रहे हैं। सेम बात ऐसी राघव चड्ढा के बारे में भी सुनाई दे रही थी। लेकिन यहाँ पर यह समझना होगा कि राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल दोनों को पता है मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है, खबरों में कैसे रहना है। तो अरविंद केजरीवाल को जो इस बार टक्कर है वो उनके ही लेवल के एक आदमी से दी जा रही है, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल और मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना है वो इन दोनों से बेहतर कौन जानता है। तो ये जो लड़ाई है संकेत, ये जारी रहेगी। अब यहाँ पर सवाल वही जो आपने कहा कि इन्हें निकाला जाता है या नहीं, और आप ये देखिए हर जगह पर हुआ ये है कि पार्टी को पार्टी से लड़ाकर कहीं ना कहीं बीजेपी का हमेशा फायदा हुआ है। असम में चुनाव है, कांग्रेस, अब राहुल गांधी वहां पर जाकर हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ ही बोल रहे, जो उनके साथ ही बहुत समय पहले तक थे। यहाँ पर उद्धव ठाकरे बोल ही रहे हैं एकनाथ शिंदे के खिलाफ। अब वहां पर राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहेंगे। तो आपसी लड़ाई से तीसरे को जो फायदा है उसका एक नया उदाहरण यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि वो अभी पार्टी में है, लेकिन जिस तरह का सुर उनका अगले ही दिन रहा है, मुझे नहीं लगा था कि अगले दिन ही वो आकर बोलेंगे कि मैं तो आपकी लड़ाई लड़ रहा था, मेरे से गलती क्या हो गई, मैं तो आपके मुद्दों को उठा रहा था। और इनकी ओर से कहना कि ये तो समोसे पर बात कर रहे थे, ये तो ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को उठा रहे थे, जबकि इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। आप पंजाब से राज्यसभा के सांसद हैं, आप उस पर कुछ बोलते नहीं है। फिर राघव चड्ढा की ओर से एक वीडियो ट्विटर पर ट्वीट किया जाता है कि कब उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर उठाया, कैसे कैसे मुद्दे उठाए। तो ये सोशल मीडिया पर
अब नरेटिव का पूरा खेल जो है वो शुरू हो चुका है। सोचिए आपके साथ पार्टी में है, परसों तक सही थे, अब अचानक से लोग गद्दार बोल रहे हैं, और उनके आईटी सेल के जो लोग हैं वो एक दूसरे को, जो कल तक साथ में थे, कोई इसको गद्दार बोल रहा है, कोई उसको गद्दार बोल रहा है, ये लड़ाई शुरू है। वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल लड़ रहे थे, ये देश के बाहर थे, देश में आए तब भी ये पेज 3 और सेलिब्रिटीज के साथ घूमते थे, लेकिन जो मुद्दे थे वो नहीं उठाते थे। ऐसी इतनी बातें, और अचानक से राघव चड्ढा को लेकर जो वायरल रील्स आने लग गए, और उसके बाद ये जो फैसला हुआ है, मेरा ऐसा कम से कम मानना है संकेत कि ये जो मामला है, थिंग्स विल गेट मोर अगली, क्योंकि आप दिल्ली में हैं और आपने तो इन दोनों को बहुत करीब से देखा है, और एक दूसरे को ये नकल, मतलब गुरु, ये राघव चड्ढा ने ही कहा था मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल ने मुझे जगह दी है। अब ऐसा लगता है कि गुरु से चेला सीख चुका है, और एक गुरु चेला जो है एक दूसरे की ही नकल करते हुए, सेम राजनीति करते हुए एक दूसरे को जवाब देने की कोशिश करते नजर आएंगे। आपको पता है उत्तर प्रदेश में अवध में एक स्ट्रीट कहावत है जिसमें यह कहा जाता है, बाप मरा अंधियारे में लौंडा पावर हाउस। लेकिन यहां पर बाप अंधियारे में नहीं है, हाँ, वो भी साक्षात। आप ये सोचिए, जो आम आदमी पार्टी, कलेक्टिव आम आदमी पार्टी हुई थी, उसकी हालत आज की डेट में ये हो गई है सोहित, कि उसके एक एक आदमी को ये कहते हैं हम अरविंद केजरीवाल के अनुशासित सिपाही हैं। हाँ, सो आम आदमी पार्टी इज इक्वल टू अरविंद केजरीवाल। अच्छा, पर्सनैलिटी ड्रिवन पॉलिटिकल पार्टी कोई नई चीज नहीं है हिंदुस्तान में। आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठा दीजिए, वो उसका जो धुर है, उस धुर को धारण करने वाला कोई पर्सनैलिटी ही होता है, तभी वो पॉलिटिकल पार्टी आगे जा पाती है। ठीक है ना। आप वो वाला दौर, एक टाइम था जब सीपीएम या आपका लेफ्ट, उसमें ये चीज जरूर थी कि एक पूरा संगठन था, लेकिन अब लेफ्ट की क्या हालत है आप तो जानते ही हैं। बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टीज पर्सनालिटी ड्रिवन है। अब जहां तक बात आपकी राघव चड्ढा के फ्यूचर की है, देखिए, एज आई सेड, वो अपने आप को रेलेवेंट रखेंगे किसी ना किसी तरीके से। लेकिन एक चीज और रोचक हुई है दिल्ली में। कल तक राघव चड्ढा में जिनको कीड़े लगे हुए दिखते थे, आज वो उनके प्रेम में दीवाने हैं। हाँ, आज बीजेपी वालों का जो दिल पसीज रहा है, हाँ, जो दिल देखा, कुछ नहीं है इस पार्टी में, कैसे अपनों को और सगों को पराया कर दिया। देख लो, ये है डिक्टेटोरियल अरविंद केजरीवाल। ठीक है। इसके अलावा आप अगर बीजेपी इकोसिस्टम या बीजेपी आईटी सेल इकोसिस्टम या जनरली बीजेपी में जो एम्बेडेड कमेंटेटर्स प्लस जर्नलिस्ट हैं, जिनको अहले ज़बां अंधभक्त या गोदी कह करके संबोधित किया जाता है, वो सब अभी प्रो राघव चड्ढा हो गए हो चुके। और एक और श्रेणी है, वो है कुछ ऐसे जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की जो आज की रेट में आम आदमी पार्टी से ज्यादा आहत हैं। ज्यादा आहत कि हाउ कुड राघव डू दिस। राघव की विचारधारा क्या है, व्हाट इज द आइडियोलॉजी, क्या करना चाह रहा है, वी कैन सी थ्रू यू राघव। मेरा ये कहना है सोहित, ये जो एक आदत हो गई है या एक चीज जो देखने को मिल गई है ऑफ politically, emotionally involved journalists and commentators for political causes, ये उसकी एक जमात है। आप दूसरे को अंधभक्त बुलाएंगे, दूसरे को कुछ भी बुलाएंगे, लेकिन फिर आप भी किसी ना किसी इकोसिस्टम के लिए यही काम कर रहे होंगे। अभी आपको ये लग रहा है कि राघव का क्योंकि अनबन हो गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी खुल के राघव चड्ढा के खिलाफ बोल रही है, तो आप देखिए बिल्कुल एलएमजी संभालो। सबके सब एलएमजी संभाले हुए हैं भाई आम आदमी पार्टी के लिए। तो इतना ना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अच्छा, यही एलएमजी संभाली थी कांग्रेस के इकोसिस्टम और एम्बेडेड कमेंटेटर्स एंड जर्नलिस्ट ने शशि थरूर के खिलाफ। ये अभी हाल फिलहाल का ही मामला है, इस वजह से मुझे याद है। शशि थरूर को लिखना है कि ये तो भाई प्रो बीजेपी, शशि थरूर का ट्वीट बड़ा भाजपाई नुमा होता है ना, इस तरीके की बातें और भी सब तमाम चीजें। क्या हुआ, क्या हुआ, सुलह हो गई। ठीक है, सुबह का भूला घर को शाम को घर आ गया। अब वो मजे से सब लोग अपने अपना हो गए।
ठीक है ना, आप अपना सा मूल्य। तो मेरा ये कहना है सोहित, हमारे प्रोफेशन में ना, इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन, बड़ी मेहनत से इज्जत बनती है। खैर, जिसका जैसा ईमान। अगर कुछ लोगों को आम आदमी पार्टी में कोई भी प्रलोभन हो सकता है वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से बड़े प्रभावित हों, वो किसी और तरीके से, मतलब दे में बी बेनिफिशरीज, इमोशनल बेनिफिशरीज, फाइनेंशियल बेनिफिशरीज। और लोग पॉलिटिकल इकोसिस्टम्स क्यों ज्वाइन करते हैं, हम सबको मालूम। बहुत आसान है ना, आपको एक बेस मिल जाता है, व्यूअरशिप का बेस मिल जाता है, फाइनेंशियल सब कुछ मिल जाता है। अब आपको जिसका जैसा ईमान, आपको लग रहा है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस स्टोरी पर या किसी भी स्टोरी पर, खास तौर से नेताओं की दलगत या व्यक्तिगत लड़ाई में इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सही बात है। रिपोर्ट इट फॉर द फैक्ट्स, तथ्यात्मक तरीके से रिपोर्ट कीजिए। नहीं, और मैं आपको बताऊं, ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ था जब दो शिवसेना हो गए थे, तो शिवसेना के नेताओं से ज्यादा आहत यहाँ पर कई रीजनल मीडिया के पत्रकार हो गए थे कि इसने ऐसा कैसे कर लिया, ये वहां पर कैसे चला गया, ये गद्दार है कि वो गद्दार है, और ऐसी मामला संकेत उठता रहा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये भी एक तो ट्रेंड देखा गया ना, आप क्योंकि हम केजरीवाल की बात कर रहे हैं, कुमार विश्वास केजरीवाल के करीब थे, दूर चले गए। योगेंद्र यादव केजरीवाल के करीब थे, दूर चले गए। कपिल मिश्रा एक समय बैठकर नरेंद्र मोदी की पोल खोल रहे थे, अब रोज केजरीवाल के खिलाफ वो बोलते हैं। इसके जैसे ही प्रशांत भूषण केजरीवाल के करीब थे, दूर चले गए। अब राघव चड्ढा एक नया नाम इसमें जुड़े हैं। ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो ज्यादा ज्यादा करीब होते जाते हैं वो एक दिन अचानक से दूर हो जाते हैं? तो या तो आप केजरीवाल के सैनिक बनकर रह सकते हो, या तो आपको एक कंपटीशन के तौर पर देखा जाता है। आखिर ये माजरा क्या है कि कल तक जो आपके साथ में होते हैं वो अचानक से पराये भी हो जाते हैं, और आपके लोग उनको एक दिन बाद वो सुन लेते हैं कि अच्छा आपने पराया बोल दिया तो कल से हम भी इसे पराया मान लेते हैं। तो ये आग जो है ये तो दोनों तरफ लगते हैं। हमने राघव चड्ढा की बात की है, तो केजरीवाल के भी तो कुछ ऐसे ट्रेड्स, या क्योंकि ये एक के बाद एक इतने उदाहरण आ रहे हैं तो कुछ तो होता होगा कि एक के बाद एक इतने लोग अचानक से आपसे दूर हो जाते हैं। नहीं, देखिए, ये बहुत स्टैंडर्ड प्रोसेस है। ये आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में देखेंगे, आपको ये चीज देखने को मिलेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं की कमी है? क्या कांग्रेस में ऐसे नेताओं की कमी है हु रोज थ्रू द रैंक्स और उसके बाद उनकी आइडियोलॉजी और सब कुछ चेंज हो गया, फिर वो एकदम से, जैसे मुझे बॉक्सर विजेंदर सिंह याद है, ये 2024 चुनाव से एकदम पहले कांग्रेस में थे वो, और एकदम से उन्होंने अगले दिन बीजेपी ज्वाइन कर ली। भारत जोड़ो यात्रा के बाद, हाँ, भारत जोड़ो यात्रा में चलने के बाद, हाँ, भारत जोड़ो यात्रा में चले, और एक रात पहले कांग्रेस के रिट्वीट कर रहे थे, और उसके बाद सुबह उठ के बीजेपी ऑफिस में मिले, और वहां जाकर के उन्होंने बोला बस रात में मैंने आंख बंद की और मुझे एकदम से आया कि नहीं भाई। तो यहां तो ऐसे विचारधारा बदलती है। लेकिन मेरा बस यही कहना है सोहित, देखिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मेरा यह मानना है कि, और ये 24 साल में जो मैंने देखा है और ऑब्जर्व किया है, अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के चलते सिर्फ और सिर्फ दो राजनीतिक विचारधाराएं मैंने देखी हैं अलग अलग कालखंड में। आपको पता है वो दो विचारधाराएं क्या हैं? सत्ता पक्ष विचारधारा और विपक्ष विचारधारा। जब आप सत्ता में होंगे तो आप कोई भी अपनी आइडियोलॉजी पे लें, अंत में आप एक जैसी बात करेंगे, सत्ता की बात करेंगे। सत्ता जैसे एक राजा बैठ करके बात करता है वैसी बात करेंगे। यही जो कल तक सत्ता में थे वो जब विपक्ष में आते हैं तो वो एकदम से विपक्षी नुमा हो जाते हैं। जनता, पब्लिक हित, ये सारी चीजें उनको थोड़ा ज्यादा दिखने लगती हैं, सरकार जुल्मी लगने लगती है। अब यही है विचारधारा, सत्ता पक्ष विपक्ष। बाकी सब चीज है वो फिटमेंट है, गार्निशिंग है ऊपर नीचे। तो इन लोगों के साथ क्या हुआ है, देखिए, पॉलिटिकल रेलेवेंस की लड़ाई होती है ये। और जहां तक आपने अरविंद केजरीवाल की बात की, ये मैंने शुरुआत में ही बोला ना, आपके उस समय के साथी, बहुत सारे साथी, या तो हो सकता है कि वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते नहीं रुक पाए क्योंकि उनको एक गैप दिखा वहां कि वो और ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, या आप रेजिस्ट किए। एक वक्त में तो आपको उनकी जरूरत थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन में,
लेकिन उसके बाद जब पार्टी बनी तो धीरे धीरे फिर आपको ये लगा कि अब मुझे इन लोगों की जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज दे आर अ हिंड्रेंस टू माय पॉलिटिकल एम्बिशंस। और मैं इसमें अरविंद केजरीवाल को आइसोलेट नहीं करूंगा सोहित, नहीं इसलिए करूंगा क्योंकि वी हैव सीन दिस हैपनिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। बहुत सारे लोग रहे, साउथ में जयललिता, उसके बाद आपके स्टेट में भी हमने देखा है, अलग अलग और जगहों पर भी हमने ये होते हुए देखा है। यूपी में चाचा भतीजा लड़ लिए, बीजेपी के कितने सारे घटक दल यूपी में चुनाव से पहले इधर से उधर फ्लक्चुएट करते रहते। तो ये बहुत स्टैंडर्ड है। आप अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से, ये सत्ता पक्ष विपक्ष वाली आइडियोलॉजी है। लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे पुराने साथी अभी भी उनके साथ हैं। एट अ टाइम व्हेन द बीजेपी वेंट आफ्टर द आम आदमी पार्टी, वेंट आफ्टर मतलब पूरी टॉप लीडरशिप जेल में थी सोहित, पार्टी चकनाचूर हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। सो मे बी ये एक जो चीज उनका लोग जो एकदम जिसे कहते हैं ना मुग्ध हो जाते हैं उनसे, वो लोग भी हैं उस पार्टी में। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग जो मुग्ध नहीं होते हैं या जिनको ये लगता है कि भाई मुझे सीरियसली कमिटमेंट इश्यूज हो रहे हैं, दिस फार एंड नो फर्दर, वो छिटक जाते हैं। तो ये चीज हो रही है अरविंद केजरीवाल के साथ। और आपको मैं ये भी बता दूं, टू अज्यूम दैट दिस इज आम आदमी पार्टी ऑफ द कार्डर इज रॉन्ग। जरूर कार्डर से उठी हुई या वॉलंटियर से उठी हुई जन्मी हुई पार्टी है, लेकिन अब ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। सो से अरविंद केजरीवाल ओन सोल्जर्स, जो वो कहते हैं हम अनुशासित सिपाही हैं अरविंद केजरीवाल के, जिन्होंने उन्हें लड़ना सिखाया। हाँ, जिन्होंने उन्हें लड़ना सिखाया है। ऐसे मैंने बहुत लोगों को सेम लाइन कहते हुए कहा कि हम तो अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, उन्होंने लड़ना सिखाया है, आप डर गए, जो डर जाते हैं वही मर जाते हैं। एक ही लाइन। आज बहुत सारे वीडियोस क्योंकि बाहर आए हैं और उसमें जैसे जैसे बातें आई है, ये तो समझ में आया है कि ये जो पूरा मुद्दा है, अब इसे स्ट्रैटेजिक और कैसे आप अपने पॉइंट को रखेंगे, आप कैसे लोगों के बीच में अपनी इमेज बनाएंगे, अब ये लड़ाई वहां पर पहुंच गई है। तो संकेत, मैं तो यही कह रहा था कि ये जो पूरा मामला है, अब ये जो नैरेटिव वाला जो पूरा मामला है वो चलता रहेगा। दोनों एक ही तरह का भाषा बोलते हैं, दोनों के वोटर सेम हैं, और कोई कहेगा कि ये गद्दार है, ये तो छोटा मोटा मुद्दा उठा रहा था, दूसरा कहेगा कि मैं तो जनता के मुद्दे उठा रहा था, आपने मुझे बोलने से रोक दिया। और ये चीजें चलती रहेगी। मुझे लगता है दिल्ली मीडिया को और भी कुछ समय तक मसाला मिलता रहेगा, और सोर्सेस जो हैं, दोनों तरफ के सोर्सेस, वो अब आने वाले दिन में और भी एक्टिव रहने वाले हैं। लेकिन एक बड़ी खबर है, क्योंकि राघव चड्ढा को एक समय में अरविंद केजरीवाल के बाद पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा नेता एक समय माना जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि आगे जाकर भविष्य में उन्हें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में देखा जा रहा था एक उभरते हुए नेता के तौर पर। और एक दिन के अंदर ही अब ऐसा लगता है ऑल स्पोर्ट्स आर आउट, और सब एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। ये महाराष्ट्र सहित देश भर में हमने देखा, और यही बात अब दिल्ली में हम देख रहे हैं। और इस तरह की राजनीति नई नहीं है, लेकिन ये आगे बढ़ती हुई संकेत नजर आ रही है। आज संकेत, मुझे लगता है दिल्ली मुंबई हॉटलाइन में ये जो दो खबरों पर हमने बातचीत की है, दोनों ही महत्वपूर्ण खबरें थी, चुनाव आयोग से लेकर राघव चड्ढा तक की खबर। और दोनों में जिस तरह से संकेत चीजें सामने आई हैं, सवाल दोनों जगह पर मौजूद है, जवाब कोई नहीं दे रहा है, और हर कोई कहता है कि वो लोगों के हित की ही बात कर रहे हैं। दोनों मुद्दे में यही बातें सामने आई हैं। एयरपोर्ट की कैंटीन में समोसा और चाय बहुत महंगी हो गई है, इस पर अभी ट्रोलिंग हो रही है उनकी। लेकिन मेरा ये कहना है सोहित, प्लीज डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। मैंने अपना सोहित करियर बनाया है ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस एंड कंज्यूमर लिटरेसी स्टोरीज पर। करेक्ट। जियो एयरटेल वोडाफोन बीएसएनएल, इनकी स्टोरीज आम जनमानस से जुड़ी हुई हैं। गिग वर्कर्स की स्टोरीज आम जनमानस से जुड़ी हुई हैं। मैं सिर्फ पत्रकारिता की बात कर रहा हूं, राघव चड्ढा की पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल एम्बिशन की बात नहीं, मैं इशू की बात कर रहा हूं। मेरे लिए पर्सनली ये इश्यूज इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। तो ये कहना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड दैट टू फॉर अ पार्टी लाइक आम आदमी पार्टी, थोड़ा सा ये जचता नहीं है। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी मानता हूं कि जब आपकी बस्ती में आग लग गई हो तो आप मेला देखने नहीं जा सकते,
तो जब इस तरीके की चीजें हो रही हो आपकी पॉलिटिकल पार्टी में, तो फिर आप उड़ान कैंटीन में 10 रुपए की चाय अगर पीते हुए दिखेंगे तो इट इज गोइंग टू इरिटेट। फर्ज कीजिए कल को राघव चड्ढा बीजेपी चले जाते हैं, आपको लगता है वहां पर वो ये सब कर पाएंगे मन मर्जियां? बिल्कुल नहीं। वहां तो और ज्यादा सख्त पार्टी लाइन है। या कहीं भी अब तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक ही जैसी हो गई, बहुत स्ट्रांग हाई कमांड कल्चर। तो कोई पॉलिटिकल फॉर्मेशन अलग नहीं है, ये बिल्कुल वही है कि आप फोन एंड्रॉयड का लो या आईफोन का लो, अंत में वो फोन है। तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज अंत में काम वही करती हैं, बस इनके ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग हैं थोड़े से, बस थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया सोहित। दर्शकों आपका भी जाते जाते मैं और सोहित एक बार फिर से अपील कर दें, नीचे 2 लिंक हैं, उनको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। डबल चेक बाय संकेत और सोहित मिश्रा ऑफिशियल, इन दोनों चैनल्स का नाम है। पूरे हफ्ते रिपोर्टिंग करने के बाद आप लोगों के साथ ये हॉटलाइन साझा इसलिए करते हैं ताकि हम अपने मन की बात हम लोग भी करें और आपके साथ भी वो मन की बात हो जाए। हाँ सोहित, एक अपील आपकी तरफ से भी। जी, और हमारी जो मन की बात है वो ऑडियो और वीडियो दोनों में आती है, तो आप देख भी सकते हैं जब हम बात कर रहे हैं। और दर्शकों सब्सक्राइब तो आप कीजिए ही, साथ आज की जो चर्चा रही उस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। पिछले हफ्ते कुछ चीजें आपने कही थी, उस पर हम लोग अभी अमल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बस आपने जिस तरह से सहयोग दिया है, 5वां एपिसोड ये है, और आपने देखा है हर बार हमने मुद्दे की बात की है, आज भी बहुत सारे डेटा, बहुत सारे डिटेल्स और हम क्या सोचते हैं सभी चीजों को आपके सामने लाया है। तो एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन जो हम ऑफ कैमरा करते हैं वही हम ऑन कैमरा आपके सामने कर रहे हैं, ताकि हमारे मन में जो बातें हैं वो हम आपसे साझा कर सकें। और ये मेरे, संकेत और आपके बीच की ये चर्चा है, इसलिए इसका नाम भी रखा गया है दिल्ली मुंबई हॉटलाइन, जहां पर हम सभी एक माध्यम के जरिए मिलते हैं और चर्चा करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले हफ्ते जो भी मुख्य खबरें होंगी उसे लेकर हम फिर से हाजिर होंगे, लेकिन जिस तरह से अब तक का सहयोग दिया है आपने, वही सहयोग आगे भी जारी रहे, यही हम आपसे अपेक्षा रखते हैं और कमेंट सेक्शन में इंतजार करते हैं। डबल चेक बाय संकेत उपाध्याय और सोहित मिश्रा ऑफिशियल, ये 2 चैनल को सब्सक्राइब करें और हफ्ते भर हमसे हमारे भी चैनल पर आप मिलते रहें और देखते रहें कि हम किस तरह की जर्नलिज्म करते हैं। जो संकेत ने कहा कि लोगों से जुड़ी हुई स्टोरीज हैं, वो कैसे इस दोनों चैनल पर हैं, ये भी आपको नजर आएंगी। और अगले हफ्ते संकेत फिर से इसी समय 12 बजे हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे लगता है कि फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा जरूर बताइएगा और हम दोनों को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।